बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लाज एजुकेशन कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ लेटर इज चोजन रैंडमली फ्रॉम वर्ड अल्लाह नो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वावल। कहता है कि इस वर्ड अल्लाह से एक लेटर रैंडमली चूज किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वावल। वावल आने का क्या चांस है? प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, कि वावल आने का क्या चांस है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है n इंटू ई बाय n इंटू एस। अब देखें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हैं वो आए, वो कितने हैं? अब हम चाहते हैं कि वावल आए, लेकिन वावल की तादाद कितनी है इस वर्ड में? 1 और 2 लेटर वावल के हैं, तो 2 फेवरेबल आउटकम हो गए बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखें कोई भी अगर लेटर चूज किया जाए तो इन पांचों में से आएगा, ए डबल एल ए एच, इन 5 लेटर में से आएगा, तो टोटल जो आउटकम्स हुए वो 5 हुए, तो 5 नीचे लिखेंगे। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वावल इक्वल टू 2/5। पार्ट 2 है एन एच, एच आने का क्या चांस है? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एच इक्वल टू, आप फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। एच टोटल कितने हैं? 1 टाइम एच है, 1 लिख देंगे। अब टोटल लेटर कितने हैं? 5, तो 5 नीचे। अब 5 आउटकम्स में 1 चांस है एच आने का, यानी कि जब भी रैंडमली चूज किया जाए तो इन 5 के 5 लेटर में से कोई भी आ सकता है, तो एच आने का क्या चांस है? 1 चांस है एच आ जाए। पार्ट 3 है एन एल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एल, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एल, मीन के एल आने का क्या चांस है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम क्या है? एल है, तो एल कितने टाइम यहाँ मेंशन है? 2 टाइम है, तो हम यहाँ 2 ऊपर लिखेंगे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नीचे, 5 नीचे लिख देंगे, 2 ऊपर लिख देंगे, 2/5। इसका मतलब है कि एल आने के 2 चांस हैं। पार्ट 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता है ए ई आई ओ यू के अलावा जितने लेटर होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो अब इस वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 और 3 कॉन्सोनेंट हैं। टोटल कितने हैं? 5, तो कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी है 3/5, यानी कि इसके आने का चांस ज्यादा है। Question number 2. A garment factory shipped an order which contains 7,000 jackets, 2,000 sweaters, and 3,000 trousers, in which 7 trousers, 5 jackets, 9 sweaters are faulty. If the quality inspector unpacked one item at random, find the probability that it is a trouser. Part 1 में पूछ रहा है कि ट्राउजर की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक गारमेंट फैक्ट्री एक ऑर्डर को भेजती है जिसमें 7,000 जैकेट्स, 2,000 स्वेटर्स और 3,000 ट्राउज़र होते हैं, और उनमें 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट्स, 9 स्वेटर्स में कोई ना कोई फॉल्ट है। अगर क्वालिटी इंस्पेक्टर रैंडमली चेक करता है, अनपैक करता है, तो क्या चांस है कि ट्राउज़र आ जाए, उसके सामने ट्राउज़र आ जाए। हमने यहाँ जैकेट, स्वेटर, ट्राउज़र की तादाद को टोटल कर लिया और फॉल्टी आइटम लिखकर उनको भी टोटल कर लिया। पार्ट 1 में पूछता है ट्राउज़र की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्राउज़र भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो कि ट्राउज़र ही है। अब देखिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
हमसे पूछा गया कि ट्राउज़र की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ ट्राउज़र फेवरेबल होगा। ट्राउज़र की तादाद कितनी है 3000 और उस सारे बंडल की तादाद कितनी है 12000। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3/12 है तो ये 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र है 1/4। इसका मतलब है कि 4 में से 1 चांस है ट्राउज़र आ जाए। पार्ट 2 में पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ जैकेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ जैकेट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में हम लिखेंगे जैकेट के अलावा बाकी सारे फेवरेबल हैं, तो जैकेट को यहाँ से माइनस करके बाकी हम लिख दें। जैकेट के अलावा बाकी कितने हैं 5000 और टोटल कितने हैं 12000, वो नीचे लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/12। 12 में से 5 चांस हैं कि जैकेट नहीं आएगी। पार्ट 3 में हमने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी आइटम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी आइटम इक्वल टू, अब फॉल्टी आइटम की टोटल तादाद कितनी थी 21 थी और टोटल कितनी आइटम्स हैं 12000 थी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 7 21, 3 4 12। 4000 में 7 चांस हैं कि फॉल्टी आइटम आ सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, a number wheel is divided into 8 equal sectors labeled as pansy, lily, orchid, tulip, jasmine, rose, marigold and sunflower. Mass spin the wheel once. Find the probability that pointer part 1 stops at rose. एक व्हील है जिसपे 8 सेक्टर हैं इक्वल, जिनको नाम दिया गया फ्लावर नेम पे, पेंजी, लिली, ऑर्किड, ट्यूलिप, जैस्मिन, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। मास उस व्हील को एक बार स्पिन करता है, तो क्या चांस है कि वो पॉइंटर रोज पे रुक जाए। हमने रोज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू रोज 1 टाइम है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो रोज है, तो रोज 1 टाइम है उस व्हील पे, तो 1 लिखेंगे। टोटल 8 फ्लावर के नेम लिखे हैं तो हम 8 लिखेंगे, तो चांस है 8 में से 1, यानी कि उस व्हील को जब वो स्पिन करेगा तो उन 8 सेक्टर में एक चांस है रोज आने का। अब पार्ट 2 में पूछ रहा है स्टॉप्स एट अ 4 लेटर फ्लावर नेम। क्या चांस है कि 4 लेटर फ्लावर नेम पे वो पॉइंटर रुक जाए। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 4 लेटर फ्लावर नेम कितने हैं, लिली है, रोज है, बस ये 2 हैं, तो 2/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। अब पार्ट 3 में पूछ रहा है डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। क्या चांस है कि मैरीगोल्ड पे ना स्टॉप करे। तो अब मैरीगोल्ड के अलावा बाकी फ्लावर पे तो स्टॉप कर सकता है, वो टोटल कितने हैं 7 और टोटल फ्लावर कितने हैं 8, तो मैरीगोल्ड ना आने का कितना चांस है 8 में से 7। पार्ट 4 स्टॉप्स एट 3 लेटर फ्लावर नेम। तो 3 लेटर फ्लावर नेम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो कि 3 लेटर कोई फ्लावर नेम नहीं है, 0/8, तो 0 प्रोबेबिलिटी है। पार्ट 5 है स्टॉप्स एट अ फ्लावर नेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फ्लावर नेम। फ्लावर पे पॉइंटर स्टॉप कर जाए, तो टोटल 8 फ्लावर हैं और उनमें से किसी पे भी रुक सकता है, तो वो कितने 8 में से कोई भी हो सकता है, तो 8/8 इक्वल टू 1। यहाँ फेवरेबल होता है, फेवरेबल सारे ही हैं क्योंकि 8 के 8 फ्लावर हैं, तो 8 ऊपर लिखेंगे, टोटल कितने हैं वो भी 8 हैं, तो सिंप्लीफाई किया तो 1। Question 4. A decagonal die labeled 4x4, 2x5, 6, 7, 8, 8 is rolled once. Find the probability of getting a 4. कहता है एक डेकागोनल डाई है, 10 साइड्स वाली डाई है जिस पे लेबल ये नंबर हुए हुए हैं, उसको एक बार रोल किया जाता है तो क्या चांस है कि 4 आ जाए। अब जब भी हम इस डाई को रोल करेंगे तो ये आउटकम आ सकते हैं।
टोटल जो है ये जो डिजिट है इनमें से कोई भी आ सकता है, तो सारे ये आउटकम हो सकते हैं। तो ये टोटल नीचे लिखे जाते हैं, जो फेवरेबल हो वो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो फाइंड करते हैं, में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये कितने होंगे, हमने बताना है कि 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये गिवन नंबर हमें दिए हुए हैं, इनमें से काउंट कर लें 4 कितने टाइम आया है। 1 2 3 4 टाइम 4 आया है। तो हम 4 बाय टोटल कितने हैं 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है 4 बाय 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर है 2 बाई 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इक्वल टू, अब इसमें इवन नंबर काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाई 10। अब पार्ट 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा कि 4 के जो मल्टीपल हैं वो नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 के टेबल में ये 4 नंबर आते हैं, ये वाले 4 नंबर आते हैं, और ये 2 नंबर 4 1 ज़र 4 होता है, 4 2 ज़र 8। तो ये 6 नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं 4 के मल्टीपल हैं। तो हम लिखेंगे 6 बाय 10, 2 3 ज़र 6 2 5 ज़र 10। तो इसका आंसर है 3 बाई 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ 7, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट अ 7, 7 ना हो, 7 के अलावा बाकी सारे हों। 7 एक ही डिजिट है, तो इसको छोड़ के बाकी कितने नंबर हैं, टोटल 9 नंबर हैं। तो हम लिख लेंगे 9 बाई 10। एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब इसमें ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3, तो 3 बाई 10 होगी। प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने आप पर और 1 पे डिवाइड होते हों, 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हों, वो प्राइम नंबर होते हैं, और वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 4 कंपोजिट नंबर है 5 7, 2 ये डिजिट और एक ये 3, 3 बाई 10 इसका आंसर है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, 4 एंड 8 का एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं 4 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। तो 8 यहाँ 2 टाइम गिवन है, तो हम लिखेंगे 2 बाई 10, टोटल 10 नंबर है तो 10 लिख दिया। 2 हमारे फेवरेबल आउटकम है तो हम 2 लिख दिया। 2 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 5। HCF है 4 एंड 8, 4 एंड 8 का HCF 4 ही होता है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 4 एंड 8 इक्वल टू 4, यहाँ 4 टाइम गिवन है, तो हम लिखेंगे 4 बाई 10 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सिंप्लीफाई किया तो 2 बाई 5। फैक्टर ऑफ 12, ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड कर दें वो फैक्टर होंगे। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू, अब 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, सॉरी 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं। 4 12 को डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, बस यही नंबर है। तो 4 एंड 6 टोटल 5 है, तो 5 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5,
A one digit whole number is chosen at random. Find the probability that it is less than 5. पार्ट 1 में कह रहा है लेस देन 5। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए वन डिजिट होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तमाम नंबर जो 0 से 9 तक हैं ये वन डिजिट होल नंबर है। तो पार्ट 1 में पूछ रहा है लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब यहाँ फेवरेबल आउटकम कह रहा है लेस देन 5 है। तो अब लेस देन 5 कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 हैं। तो हम 5 और टोटल कितने हैं 10 है। 5/10 इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 इक्वल टू 1/2। लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा था प्रोबेबिलिटी और यहाँ वही जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो लिखी। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस ई की जगह आप लेस देन 5 भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। पार्ट 2 में पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताएं ग्रेटर देन 10। अब यहाँ देखें 10 से 9 से बड़ा डिजिट तो कोई है ही नहीं। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू ग्रेटर देन 10 कोई नंबर नहीं है तो 0/10 इक्वल टू 0 आंसर है। पार्ट 3 में नॉट अ लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, जो ये वन डिजिट नंबर है इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो ना हो। नॉट अ लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कि वन डिजिट नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो ना हो और वन डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, अब 9 के अलावा बाकी सारे नंबर शामिल होंगे तो टोटल नंबर ये कितने हैं 10 है। तो 9 को छोड़ दें तो पीछे बचता है 9/10। तो ये इसका आंसर है। अब इसमें किया क्या है नॉट अ लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट ये है वन डिजिट नंबर, इसको छोड़ के बाकी का क्या चांस आने का। तो बाकी 9 नंबर हैं तो 9 लिखे, टोटल कितने हैं 10 तो 9/10। पार्ट 4 में एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि वही पहले वाला नंबर आए। तो अब 5 में क्या ऐड किया जाए कि 5 ही आएगा, 0 को ऐड करें। 10 में क्या ऐड करें कि 10 ही आए तो 0 होगा। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये जो गिवन नंबर क्वेश्चन में दिए हैं इसमें से ये जो 0 है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे। तो ये टोटल 10 डिजिट हैं और इसमें कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर जो कि 0 और 1 डिजिट है, मतलब ये ओनली 1 डिजिट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर इक्वल टू 1 डिजिट है तो 1 चांस है आने का आउट ऑफ 10। पार्ट 5 है HCF ऑफ 3 and 5। तो HCF ऑफ 3 and 5 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा। कोई भी दो नंबर जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो तो 1 HCF होता है। तो 1 ओनली 1 डिजिट है गिवन जो क्वेश्चन है उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। पार्ट 6 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी नंबर से कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आए। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और क्वेश्चन में 1 ओनली 1 टाइम आया हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। पार्ट 7 में पूछ रहा है कि नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना आने का क्या चांस है। तो इनमें प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी नंबर हम काउंट कर लेते हैं। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम नंबर। तो इनको छोड़ के बाकी नंबर काउंट कर लें। ये 4 है तो पीछे 6 बचे, 6/10 सिंप्लीफाई किया तो 2 3 6 2 5 10।
पार्ट 8 है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9। तो वो नंबर जो 9 को डिवाइड करते हो वो 9 के फैक्टर होंगे। तो 9 को ये 1 डिवाइड करता है, 3 करता है और 9 खुद 9 को डिवाइड करता है, तो 3 नंबर है, तो 3/10 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, a coin is tossed 10 times, complete the given table and answer the question below the table। पहला कॉलम है इवेंट फ्रीक्वेंसी है, सेकंड एंड थर्ड है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हेड की फ्रीक्वेंसी 6 है, टेल की फ्रीक्वेंसी 4 है। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट अकरिंग, कि वो कोई भी इवेंट कितनी बार हुआ है, बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहाँ देखें इवेंट हेड है और हेड की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये टोटल कॉइन को 10 टाइम उछाला गया, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 6/10। अब टेल देखें, टेल की फ्रीक्वेंसी 4 है, कॉइन को 10 टाइम उछाला गया, तो हम लिखेंगे 4/10 और यहाँ सिंप्लीफाई भी कर देंगे। 2 3 are 6, 2 5 are 10, तो ये है 3/5 इसकी फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ है 2 2 are 4, 2 5 are 10। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट इज टॉस्ड 520 टाइम्स। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब ये हेड की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड इक्वल टू, अब हेड की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 3/5 थी, 3/5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, यहाँ 520 टाइम हो रहा है, तो 520। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1s are 5, 5 0s are 0 एंड 5 4s are 20। 104 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 312। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड इक्वल टू 312। पार्ट 2 में व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ इट इज टॉस 305 टाइम। तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली थी, 2/5 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायल हैं तो वो 305। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 6 are 30, 5 1s are 5। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर इफ अ डाई इज रोल्ड 120 टाइम। एक डाई को रोल किया 120 टाइम, तो हमने जो ब्लैंक कॉलम है वो फिल करना है। नंबर 1, अब डाई का जो नंबर 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, यानी कि जब रोल किया है 120 टाइम तो 1 कितनी बार आया है, 15 टाइम आया है। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये 1 15 टाइम आया है, तो ये 15 बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम 120 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर है 1/8। अब हमने 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, 225 टाइम आया है, तो 25/120 इक्वल टू 5/24। 3 की फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 15/120। हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये 1/8 है। 4 की फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 20 को हम 120 से डिवाइड करते हैं तो 1/6 होगी। 5 की फ्रीक्वेंसी है 30, तो 30/120 है, तो 1/4। 6 की फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 15/120,
तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 1/8। Part 1. If it was rolled 6,000 times, how many times occurrence of 6 is expected? कहता है कि डाई को अगर 6,000 टाइम रोल किया जाए तो 6 आने का क्या चांस है? तो 6 की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 1/8 है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायल। तो यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 क्या है? 1/8। तो हम लिखेंगे 1/8 इंटू नंबर ऑफ ट्रायल 6,000 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 750। अब इफ इट वॉज रोल 3,000 टाइम, हाउ मैनी टाइम्स अक्रंस ऑफ 1 एक्सपेक्टेड? तो 1 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 की पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 1/8 है, मल्टीप्लाई 3,000। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 375। नेक्स्ट है इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम, हाउ मैनी टाइम्स अक्रंस ऑफ 2 इज एक्सपेक्टेड? 2 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले देखते हैं, 5/24 है, 5/24 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायल होता है जो कि 400 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल है 83.3 अप्रॉक्सीमेटली। आप 83 कह सकते हैं, 83 है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शन ऑफ क्लास 9 इन अ पब्लिक स्कूल, नेमली टील, ऑर्किड, मॉव, हेजल, जेफरी एंड डेनम. Only one girl is to be chosen randomly from all sections for National Science Olympiad. Part A है find the probability of selecting a girl from Hazel section. कहता है कि 6 गर्ल्स हैं जो कि क्लास 9 में पढ़ती हैं एक पब्लिक स्कूल में, उन सेक्शन के नाम गिवन है, टेल, ऑर्किड, मॉव, हेजल, जेफरी एंड डेनम. Only one girl is to be chosen randomly from all section. हर सेक्शन से एक गर्ल को सिलेक्ट करना है नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए. पार्ट ए में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हैजल सेक्शन. तो चांस बताएं कि हैजल सेक्शन से जो लड़की सिलेक्ट होगी उसका चांस बताएं. तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि हर सेक्शन से एक गर्ल सिलेक्ट करेंगे. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट. टोटल गर्ल 6 है और हर सेक्शन से एक चूज करनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6. पार्ट ए की प्रोबेबिलिटी है 1/6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हैजल सेक्शन. अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हैजल सेक्शन से गर्ल सिलेक्ट नहीं करनी, बाकियों से सिलेक्ट करनी है, तो उसका क्या चांस होगा? तो इसको छोड़ के बाकी 5 गर्ल्स हैं तो 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी ये है. पार्ट सी वेरीफाई द आंसर ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड अप टू यूनिटी. पार्ट सी में हमने पार्ट ए और बी को ऐड करके वेरीफाई करना है. सिंप्लीफाई करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे 6 और ऊपर ये 1 + 5 ऐड हो जाएंगे तो 6/6 इक्वल टू 1. तो ये वेरीफाई हो गया आंसर. पार्ट डी है इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्किड सेक्शन. कहता है अगर 6 गर्ल्स सिलेक्ट होनी है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताएं ऑर्किड सेक्शन की. तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू relative frequency into number of trials. अब relative frequency ऑर्किड सेक्शन की क्या होगी? 1/6 होगी क्योंकि टोटल 6 सेक्शंस हैं या 6 गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं, 1 सेलेक्ट करनी है तो ये 1/6 होगी. ऑर्किड की क्या है?
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 1/6, क्योंकि 1 गर्ल ईच सेक्शन से सिलेक्ट करनी है और टोटल 6 हैं। 1/6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायल में ये 6 आ जाएगा, तो 6/6 इक्वल टू 1। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 1। पार्ट ई में इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड टू चूजन फ्रॉम टेल। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ ट्रायल होता है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/6, क्योंकि हर सेक्शन से एक ही गर्ल सेलेक्ट होनी है। तो ये कह रहा है कि अगर 60 गर्ल सेलेक्ट हो तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा 60। तो ये होगा 60/6 इक्वल टू 10। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 10 होगी।